नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और 1 मिनट में पूरी खबर और पूरा विश्लेषण लेकर मैं हाजिर हूं। आप देखेंगे फटाफट खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें 1 मिनट में। प्रयागराज में एक हाथी ने जमकर तांडव मचाया। हाथी के गुस्से को देखकर लोग डरे सहमे दिखाई दिए। तस्वीरें उतराव थाना इलाके के सदेरपुर की है, जहां पिछले 2 दिन से एक हाथी गांव में आतंक का पर्याय बना घूम रहा है। हाथी के पैर में जंजीर बंधी हुई है। हाथी पहले एक घर के पास आता है, थोड़ी देर तक जायजा लेता है, जिसके बाद हाथी अपना सिर घर की दीवार पर टिकाता है। जिसके बाद हाथी पीछे घूमता है और वो एक बिजली के खंभे पर सिर से टक्कर मारना शुरू कर देता है। पल भर में खंभा टूट जाता है, लेकिन गजराज का गुस्सा कम नहीं होता और वो खंभे को पूरी तरह से तोड़ डालता है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक हिंदूवादी युवा नेता नमन पंडित का फायरिंग करते हुए 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक में वो अकेले हवाई फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में उसके साथ एक और शख्स खड़ा नजर आ रहा है। फायरिंग करने वाला शख्स अखिल भारतीय गोरक्षा महासंघ का ब्लॉक अध्यक्ष है, जिसने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उसने ब्राह्मणों से हथियार उठाने का आह्वान किया। अपने फेसबुक पोस्ट पर उसने लिखा है कि ब्राह्मणों को बीमा नहीं हथियार चाहिए, जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इस पोस्ट के साथ उसने फेसबुक पर 2 फोटो भी शेयर किए हैं, जिसमें वो बंदूक उठाए दिख रहा है। एक फोटो में उसके हाथ में तलवार है, तो दूसरी फोटो में नमन फरसा लिए नजर आ रहा है। कोरोना को रोकने के लिए भले ही सरकार ने समारोह पर रोक लगा रखी हो, लेकिन कुशीनगर में एक एसडीएम ने अपनी जन्मदिन पार्टी में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। कप्तानगंज तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात अरविंद कुमार ने अपनी बर्थडे पार्टी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ाया। बर्थडे पार्टी में बज रहे डीजे की धुन पर मेहमान जमकर नाचते गाते रहे। एसडीएम साहब शायद ये भूल गए कि वो लोक सेवक हैं और उनके ऊपर सरकार के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। 16 अगस्त लॉकडाउन के दिन आयोजित एसडीएम साहब की बर्थडे पार्टी में कप्तानगंज थाने के एसओ साहब भी मौजूद थे और तो और तहसील के ज्यादातर लेखपाल और स्थानीय लोग साहब को केक खिलाने के चक्कर में एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। एसडीएम साहब भी अपने जन्मदिन की पार्टी में कुछ इस कदर खुमार थे कि डूबे हुए नजर आए और उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नामों पर सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 20 लड़कों को छुड़ाया गया है, जिनमें से 19 लड़के नाबालिग हैं। इन बच्चों को बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा था। सभी बच्चे बिहार के अररिया जिले के हैं। खोराबाड़ थाना इलाके के जगदीशपुर से ये गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 20 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और उनको ले जाने वाले 9 लोग थे, जो बिहार के ही जनपद अररिया के आसपास के गांव गए थे। उनको हिरासत में लेकर के उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। 16 अगस्त को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 2 टूरिस्ट बसों में 20 बच्चों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। हर एक बस को रोककर जांच की गई। 2 बसों में ये बच्चे बैठे नजर आए, जिनके साथ ही मानव तस्कर गैंग के लोग भी बैठे हुए थे। बाल कल्याण आयोग की एक टीम गोरखपुर से इन बच्चों को लेकर बिहार रवाना हो रही है। लखनऊ में स्कूल फीस माफी को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसके बावजूद अभिभावक हर महीने बच्चों की फीस भर रहे हैं, जिसको लेकर न्यूज 18 की मुहिम स्कूल फीस आधी करो को जन समर्थन मिल रहा है। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने स्कूल फीस आधी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों के 2 गुटों ने विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने वकीलों के एक गुट को परिवर्तन चौक पर और दूसरे गुट को बापू भवन के पास ही रोक लिया।
वकीलों ने विधान भवन की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। वकीलों ने स्कूल फीस को आधी करने की मांग की। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। वकीलों ने फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। यूपी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने दंगे और हंगामे के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया। लखनऊ और मेरठ में ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। प्रदर्शन करें, आप धरना दें, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी की क्षति करें, वो किसी भी संविधान में वो अनिवार्य नहीं है। ट्रिब्यूनल पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने ट्रिब्यूनल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? प्राधिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, वे इस ट्रिब्यूनल में क्लेम करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। कोई चांदी और सोने की शिला राम मंदिर के लिए चढ़ा रहा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बड़े कारोबारी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पोकलैंड मशीन को दान में दिया है। राम मंदिर के भव्य निर्माण में हर कोई अपना सहयोग देना चाहता है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इस आस्था का पूरा सम्मान कर रहे। अरे हर आदमी देने को तैयार बैठा, जो बना रहा है, तो पोकलैंड कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए, उससे भी बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। पोकलैंड मशीन राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल नींव की खुदाई में किया जाएगा। इस मशीन में भगवान राम की तस्वीर भी छपी है। 20 अगस्त को दिल्ली में निर्माण समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सभी विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन का होगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए सदन में विधायकों की सीट के बीच में 1 सीट का गैप रहेगा। लॉबी एरिया और दर्शक दीर्घा का भी उपयोग किया जाएगा। सत्र के दौरान सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के भी इंतजाम किए जाएंगे। सभी विधायकों को मास्क पहनकर आना होगा। नियमों के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सत्र के दौरान सभी सियासी दलों ने सहयोग करने की बात की है। सत्र के पहले दिन दिवंगत चेतन चौहान और कमल रानी वरुण को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे वारदात का पूरा सच सामने आ सके। इसी के साथ पुलिस एक बार फिर से पांडु नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिससे संजीत का शव बरामद किया जा सके। दरअसल 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हुआ था। 13 जुलाई को परिजनों के पास 30 लाख की फिरौती का फोन आया। परिजनों का दावा है कि पुलिस के कहने पर फिरौती की रकम दी गई, लेकिन पुलिस लगातार फिरौती से इनकार करती रही। फिरौती की रकम को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। वहीं संजीत के परिजन लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन परिजन पुलिस के दावे पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सीतापुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे विधायक जी अचानक से नदी की धार में फंस गए। खास बात ये रही कि जैसे ही बीच धार में नाव का इंजन बंद हुआ, बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विधायक जी के साथ ही नाव में बिस्वा एसडीएम, तहसीलदार समेत 10 लोग सवार थे, लेकिन विधायक जी इतने घबराए हुए थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब नाव किनारे पर जाके लगी, तब जाके उन्होंने राहत की सांस ली। रेत जैसा
जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में, बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएचडी के लोग थे उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ढान गए और वहाँ पे इसको रोक करके रोकने का प्रयास किया। बीजेपी विधायक का ये हनुमान चालीसा पाठ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसने मैदानी इलाके में कहर ढाया है। बुलंदशहर के राजघाट इलाके में पानी के कटान के चलते एक मकान गंगा में समा गया। महज 5 सेकंड में मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से गंगा में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। बारिश से मकान में पहले ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। उधर बाराबंकी में भी बाढ़ से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ से घर को डूबते देखने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जो हेडपंप पीने के पानी के लिए एकमात्र सहारा था, वो भी बाढ़ में डूब गया है। हेडपंप का ऊपरी हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा है और मजबूरी ऐसी कि बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ में डूबे हेडपंप से पानी निकाल रहे हैं। संत कबीर नगर की धनघटा तहसील में घाघरा नदी ने कहर ढाया हुआ है। दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इन गांवों की बिजली काट दी गई है। लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के बीच से गुजर रहे हैं। इन लोगों का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है, केवल सिर ही पानी के ऊपर नजर आ रहा है। बाढ़ ने लोगों को खाना बदोश कर दिया है और लोग अपने घर का सामान नाव पर लादकर पलायन करने को मजबूर हैं। नदी किनारे गृहस्थी नजर आ रही है। बच्चे आंगन में खेलने की बजाय टेंट के अंदर बैठे हैं, तो वहीं जानवरों के चारे की भी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। हालांकि प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। उनके जो प्रभावित गांव के लोगों को हम लोगों ने पहले से ही शिफ्ट किया हुआ। कुछ लोग बांधों पर हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदार या फिर जो हमारे आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने नावों की भी व्यवस्था कर रखी है। उधर गोरखपुर में भी सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। साथ ही राप्ती नदी भी खतरे के निशान के पास बह रही है, जिससे जिले के 72 गाँव पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, जबकि 25 गाँव बाढ़ में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ में बारिश का खतरनाक रूप देखने को मिला। हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही वीडियो जिसमें पहाड़ में हो रही लगातार बारिश का ये खतरनाक रूप देखा गया। लोग मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी किनारे आए थे। चिता जलाई गई, लेकिन अचानक से पहाड़ी नदी में तेजी से पानी आ जाता है और पानी अपने साथ जलती चिता को बहा ले जाता है। लोग भी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसका पता नहीं चल पाया। उधर हापुड़ में इन दिनों बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा में उफान के चलते गढ़मुक्तेश्वर तहसील के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन गांवों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है और अगर आप बाइक या फिर कार के सहारे यहां जाएंगे तो आपकी बाइक और कार कई फीट पानी में फंस जाएगी। बलरामपुर में रफ्तार ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसा उतरौला कोतवाली के गालिबपुर में उस वक्त हुआ जब मोहम्मद सिराज अपने परिजनों के साथ बहराइच दरगाह पर जियारत कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जिससे मौके पर ही मोहम्मद सिराज समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इस दौरान परिजनों ने इलाज में देरी को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल भी उठाए। यहाँ पे एडमिट किया गया था, उनको बोला गया अंदर ट्रीटमेंट चलेगा। अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी अब वो सीरियस हैं। अगर ये यहाँ से ले जाने के बाद बहराइच में अगर इनकी भी डेथ हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करा दिया है। शौक बड़ी चीज है, चाहे किसी की जान पर ही क्यों न बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी में सामने आया, जहां हाईवे पर कुछ लोग 2 घोड़ों की रेस कराते रहे। आगे आगे घोड़े तो पीछे पीछे बाइक सवारों का झुंड हल्ला मचा रहा था।
हाईवे पर घोड़ा बग्गी को 2 लोग बेखौफ दौड़ाते नजर आ रहे थे। घोड़ों के आगे भी कई गाड़ियां चल रही थी, जबकि पीछे बाइकर्स का पूरा गैंग नजर आ रहा था। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, जबकि इस घोड़ा रेस में शामिल एक वैन की खिड़की से बाहर निकलकर एक युवक वीडियो बना रहा था। नेशनल हाईवे 91 पर 7 किलोमीटर तक घोड़े दौड़ते रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस की कोई गाड़ी नजर नहीं आई। घोड़ा रेस के दौरान आम लोग भी रास्ते से गुजर रहे थे। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर ऐसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? चंदौली में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत जब टीम चौरहाट गांव के पीरू शहीद मजार के पास पहुंची, तभी वहां कुछ दबंग लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें कुछ कर्मचारियों को हल्की चोटें भी आ गईं। चांदी तारा से लेकर कई गांव में रात में चेकिंग की गई। जब ये लोग सुबह चौरहट गांव पहुंचे तो वहां चेकिंग के दौरान कुछ लोगों से पहले कहासुनी हुई। उसके बाद 40 से 50 की संख्या में दबंगों ने एक साथ कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। इस मामले में बिजली विभाग की ओर से 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग को काफी दिनों से इस इलाके में बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। यही वजह है कि पूरे डिवीजन के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी ये वारदात हो गई। नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18, चंदौली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू एनडीआरएफ and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different, and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में इस तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं।